नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो प्री टाइम बैच स्टार्ट किया गया है यूपीएससी के लिए, उसमें साइंस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी ने साइंस एंड टेक का सिलेबस देख के रखा होगा, और जिन लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी देख लें, क्योंकि इस वर्ष के यूपीएससी में क्वेश्चन हर बार की तरह उन्हीं सिलेबस के आसपास से ही आएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है साइंस की, जो कि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग जीएस पेपर के लिए, ठीक है, जीएस पेपर के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसको जीएस पेपर 3 के लिए, जो कि मेंस में महत्वपूर्ण होता है। अब बात यह आती है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यूपी पीसीएस के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? इसलिए दोस्तों, क्योंकि यूपी पीसीएस के सिलेबस में हमेशा स्टैटिक साइंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, डायनेमिक साइंस नहीं पूछी जाती है। जबकि यूपीएससी में जो पेपर का या क्वेश्चन का पैटर्न है वो डायनेमिक रादर देन स्टैटिक ज़्यादा है, यानी कि डायनेमिक पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं या एडवांसमेंट हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले एक बारी सिलेबस समझ लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको स्टैटिक के पोर्शन डायनेमिक के साथ ही इंटरलिंक करके पढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो भी बैचेस अगर आपने मेरे कोई देखे होंगे तो उसमें मैं अमूमन जब यूपी पीसीएस के लिए पढ़ाता हूँ तो डायनेमिक पोर्शन काफ़ी कम पढ़ाता हूँ और स्टैटिक पोर्शन ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ। बट ये पहली बार होगा जबकि पूरी तरह से यूपीएससी के लिए फोकस्ड बैच में मैं ज़्यादा डायनेमिक पोर्शन पढ़ाऊँगा, जैसा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को भी उससे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग से अनुरोध है कि एक काम करिएगा कि जब भी मेरे लेक्चर्स आएंगे तो बिना कॉपी और पेन के मत बैठिएगा। मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ उसमें से सब कुछ नोट नहीं करना है, लेकिन जितना पोर्शन आपको लगता है कि मुझे खुद से नोट करना चाहिए वो चीज़ ज़रूर नोट करेंगे। कोई भी कथा वार्ता के तरह से लेक्चर को नहीं देखेगा। कोशिश करना है कि जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं या जो की पॉइंट समझ में आते हैं उन्हें आप कीवर्ड्स के रूप में अपने नोट कर लें, और बाद में जब मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो उसे भी साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है कि नोट्स को पाइल अप नहीं करेंगे, डेली का डेली बेसिस पर नोट्स देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम को समझना। ठीक है, कोई भी घबराएगा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश की बातें हो रही हैं। अगर मैं चीज़ें इंग्लिश में लिखूंगा भी तो भी मैं हिंदी ही बोलूँगा। देवनागरी लिपि से बचने की कोशिश शायद मैं कभी कभी करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रही हैं वो इंग्लिश में होती हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको अ, हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से या एआई के नाम से बोलना ही ज़्यादा प्रेफर करते हो रादर दैन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं जब भी लिखूंगा इस तरह के कोई भी साइंटिफिक वर्ड तो इंग्लिश में ही लिखूंगा। हालांकि मैं उसकी हिंदी भी बोलते चलूंगा, तो आप लोग को अगर लिखना होगा तो आप लोग अपने कीवर्ड में उसको हिंदी में लिख लीजिएगा। ये थोड़ी सी परेशानी साइंस पढ़ने में होगी, लेकिन मैं आपको एक बात से अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं खुद भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं आपको साथ में लेकर के चलूँगा। बिल्कुल आराम से सुनना है और क्लासेस को ऐसे देखना है जैसे आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कुछ सीखना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई पढ़ाई करने का प्रेशर लेके किसी चीज़ को या किसी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर आता है और चीज़ें एक्चुअली में उस तरह से नहीं आती हैं जैसे आनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक देखते हैं वो इसका होगा आपका, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में भी बायोटेक्नोलॉजी ही लिखते हैं, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी ही लिखते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे
नैनो टेक्नोलॉजी, तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोटेक लिख दिया हूं मैं। फिर हम लोग इसी में देखेंगे प्राइजेज, पुरस्कार को। फिर हम लोग देखेंगे स्पेस टेक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि नॉन मेशी इसको बोल सकते हैं, ये नवीन या नॉन मेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, और इसमें हम लोग नैनोटेक देख चुके हैं, बायोटेक देख चुके हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देख चुके हैं, प्राइजेस देख चुके हैं। एक पोर्शन और आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसको भी देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिख के लाई हैं, वो चीज़ें आप साथ में ही देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि पता चल रहा है कि बायो और टेक्नोलॉजी से मिल करके ये बना हुआ है। तो बायो का मतलब हो गया जैव और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, तो जैव प्रौद्योगिकी कि भाई बायोलॉजिकल चीज़ों को उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना, शायद इसी को हम लोग बायोटेक कह रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि जीवों का अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि उनका एप्लीकेशन है, या जीवों में पाई जाने वाली जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग अगर मानव के हित में और प्रौद्योगिकी प्रगति में किया जाए तो उसको बायोटेक बोलते हैं। क्या मतलब है, जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, हमारी जो शरीर है उसकी जो छोटी आंत है उसकी इनर लाइनिंग हर 4 दिन में चेंज हो जाती है। ठीक है, हम प्रतिदिन लगभग 2 लीटर म्यूकस उत्पादित करते हैं, हम यूरिन उत्पादित करते हैं, हम स्टूल करते हैं। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं। तो आपको पता है कि बॉडी के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि ये सारे काम संपादित कर रही है। वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे कि हार्ट का काम पंपिंग है, डिफरेंट है। वहीं किडनी का काम लेंगे तो वो डिफरेंट है, एक स्ट्रेनर है, एक छन्नी की भांति कार्य करता है, पानी का उसमें पानी को अलग करता है, और अमोनिया, यूरिया, इस तरह की चीज़ों को अलग करता है। ठीक है, स्टूल सेम वही कार्य करता है कि स्टूल में से भी पानी का जो अवशोषण होगा उसमें थोड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका काम अलग है। मस्तिष्क किस तरीके से बॉडी को रेगुलेट करता है, जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो किस तरह से अपनी सूचनाएं देते हैं उस अंग विशेष को, और फिर बॉडी काम करती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रौद्योगिकी है जो शरीर के अंदर काम कर रही है, और इस प्रौद्योगिकी को समझना कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का अन्य जगहों पर उपयोग करना, ये हम लोग बायोटेक के अंदर में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बायोटेक अब इतना एडवांस हो गया है इन मेडिकल टर्म्स कि हम किसी भी अंग को रिप्लेस कर सकते हैं। पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब हमने एक नया मेथड यूज़ किया जिसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इसकी मदद से हार्ट का ऑपरेशन या ब्लॉकेज को ओपन कर दिया जाता है। इसी प्रकार लीवर ट्रांसप्लांट आ गया है, काफ़ी यूज टू हो चुका है आज के दिनों में कि लीवर ख़राब हो रहा है सिरोसिस के कारण, तो डेथ नहीं होगी, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। और लीवर इज़ एन
रीजनरेटिव, लीवर इज ए रीजनरेटिव ऑर्गन, यानी कि खुद से पुनरुत्पादित हो सकता है, कि छोटा सा लीवर किसी का काट के लगाया 1/3 और वो लीवर फिर से ग्रोथ करके ठीक ठाक हो गया, और जिस व्यक्ति का लगाया है उसका भी ग्रोथ कर गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एडवांसमेंट होती है। आगे देखते हैं कि जीन जो है वो क्या है। तो इसको समझने से पहले, बायोटेक के बाद जीन समझने से पहले हम सेल समझते हैं, ठीक है। ये एक क्रम से मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। कुछ चीज़ें अभी मैंने पहले से लिख करके रखी हैं, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। सेल को हम लोग बोलते हैं कोशिका, और इसका जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रीचर। मतलब कोई भी प्राणी है, प्राणी की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल या कोशिका। यानी कि हमारी बॉडी का जो वेट होता है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 इतनी सेल्स मानी जाती हैं अमूमन कि हमारे शरीर में हैं। तो ये पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूं कि वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 सेल अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि सेल कैसी दिखती है। तो अगर कोई भी ह्यूमन या क्रीचर का सेल देखोगे तो सेल कुछ ऐसी दिखती है जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, और कुछ के सामने मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ध्यान से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंदर से हम लोग, और उस हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को देखनी है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, जिसको मैं रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये रेड मार्क कर रहा हूँ, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सब लोग ध्यान देंगे आप, ठीक है। दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आता है जो पहले से हाईलाइटेड है, न्यूक्लियोलस आता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स आते हैं, न्यूक्लियर एनवलप आता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है। जानना क्या क्या है हम लोग को? बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस जानना है, ठीक है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या होता है? केंद्रक के मध्य में एक केंद्रिका होती है जो कि राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करता है। तो केंद्रिका जो होती है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये राइबोसोम और आरएनए, ठीक है ना, यानी कि राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूं कि हमें कोशिका नहीं पढ़नी है। हमें बेसिकली पढ़ना है जीन, डीएनए और इससे आरएनए और उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। लेकिन चूंकि बेसिक बनानी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे रहा हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने बेसिक साइंस पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे लेक्चर के साथ बेसिक साइंस को पढ़ते चलना है। फिर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतरप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं और ईआर से दिखाते हैं। अंतरप्रद्रव्य जालिका दो टाइप की होती है, पहली होती है स्मूथ और दूसरी होती है रफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि मध्य भाग जो था अपना, ये जो भाग था, इससे सटी हुई होती है अंतरप्रद्रव्य जालिका। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो भी पदार्थ है, ठीक है, उनको केंद्र तक एक तरीके से संचरण के लिए मार्ग प्रदान करना। पहला काम तो ये हो गया। उसके साथ साथ प्रोटीन और वसा उत्पादन में भी इनकी भूमिका होती है। जैसे अंतरप्रद्रव्य जालिका जब स्मूथ वाली होगी, यानी कि चिकनी अंतरप्रद्रव्य जालिका अगर है या चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो वसा उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है, और रफ वाली जो होती है वो आपके प्रोटीन उत्पादन में महत्वपूर्ण होती है। फिर हम लोग क्या जानेंगे? गोल्जी अपरेटस के बारे में जानेंगे, जिसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्जी अपरेटस ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। गोल्जी काय या गोल्जी अपरेटस पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, डाकघर कहलाता है किसी भी कोशिका का। फिर जो सेल होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि आपके बॉडी की आउटर कवर या किसी पेड़ की आउटर कवर क्या करती है? तो बाहरी चीज़ों से सुरक्षा। तो उसी प्रकार सेल की सुरक्षा उसकी आउटर मेम्ब्रेन करती है। एक चीज़ और है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें जानी आनी है वो भी निर्धारित होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी कि कोशिका झिल्ली ये निर्धारित करती है कि कितनी चीज़ें कोशिका के अंदर पहुंचानी है और कितनी चीज़ें उससे बाहर निकालनी है, ठीक है।
आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि कोशिका के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव की अंग्रेजी साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम कोशिकाओं में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी तक जो आप कोशिका देख रहे थे वो एक एनिमल सेल थी, लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे या हम अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अभी मैं एक फोटो भी दिखा दूंगा आपको। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि कलर देता है, ठीक है। और ये चीज़ यूज़ होती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में। कभी कभी प्रश्न ये पूछा गया है कि क्लोरोफिल या किसी पत्ती को जला दिया जाए तो कौन सा तत्व बचेगा, तो वो तत्व होगा मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट होता है। क्या कहलाता है क्लोरोप्लास्ट? किसी भी कोशिका का रसोई घर या किचन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अलावा दो और वर्णक होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, जो पौधे के जड़ का कलर होता है वो आपने देखा होगा अमूमन वाइट होता है, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभी आजकल के मौसम में मूली बहुत बिक रही है, ठीक है। तो मूली चूंकि जमीन के अंदर होती है तो उसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। वैसे मूली से नहीं वो समझेंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग जड़ से ही समझ लें। किसी भी पौधे की जो रूट होती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है वो वाइट होता है। क्यों वाइट होता है? वाइट सफ़ेद होता है क्योंकि वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जो कि उसको वाइट पिगमेंट या वाइट कलर देता है। फिर होता है क्रोमोप्लास्ट। अगर रंगीन चीज़ें पाई जा रही हैं तो क्रोमोप्लास्ट के कारण पाई जाती हैं। इसी प्रकार प्लांट सेल में हम लोग वैक्यूल्स भी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं हम लोग को, या ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं नहीं देखने को मिलती हैं। इनका क्या काम है? तो मेटाबॉलिक यानी कि उपापचयी जो भी कचरा है वो वैक्यूल्स में ही संग्रहित होता है। फिर आता है गुणसूत्र। तो देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस था, जो केंद्रक था, उसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोटो बना रहा हूँ। मान लीजिए एक केंद्रक है, तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तैरती हुई सी संरचनाएं होती हैं, कुछ इस टाइप की, एक्स टाइप की कुछ संरचनाएं ऐसी तैरती रहती हैं। इन्हीं को क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। और जब इन क्रोमोसोम्स को खोलते हैं तो आपके डीएनए की प्राप्ति होगी। अभी मैं आपको उसका भी फोटो दिखाऊंगा। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसको बोलते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं जिनको कि सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। पाचक एंजाइम होते हैं इसमें, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कुछ थ्योरीज आई थी, अभी मैंने काफ़ी चीज़ें सटा के लिख दी हैं, आगे से चीज़ें थोड़ी सी दूर दूर करके ही नोट्स बनेंगे। कुछ थ्योरीज आई थी, उनको भी देख लेते हैं। यूपीपीसीएस के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मोर देन वन टाइप क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो इसमें से कोई एक फैक्ट भी उनके द्वारा यूज़ किया जा सकता है। जैसे रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉर्क में 1665 में सबसे पहले डेड सेल को देखा, यानी कि मृत कोशिका को देखने वाले व्यक्ति हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी से देखा कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि अरेंज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसी को सेल या कोशिका नाम दिया गया। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की। इन्होंने देखा कि सेल के मध्य में क्या है, एक और स्ट्रक्चर है जिसका न्यूक्लियस इन्होंने नाम दिया। तो नाम देने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। फिर स्लाइडन और स्वान आते हैं जिन्होंने सेल थ्योरी या साइटोलॉजी के फील्ड में एक बड़ा योगदान दिया और सेल थ्योरी डेवलप की, कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है। और वॉटसन और क्रिक आते हैं। वॉटसन और क्रिक, हमारा फोकस इनके टर्म्स पर ज़्यादा रहेगा। जैसे वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बताने में सफलता प्राप्त की। तो इनका नाम है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जीन क्या होता है। जीन, आपको क्रोमोसोम के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, तो समझ लेते हैं जीन क्या होता है। जीन जो है वो वंशानुक्रम की मूल भौतिक इकाई, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ जनरेशंस, ऐसा उसको कह सकते हैं, इसको बोलते हैं जीन। कोशिका के डीएनए का एक ऐसा हिस्सा जो कि वंशानुगत जानकारी को अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली कहते नहीं कि तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम है या तुम्हारे जीन में कोई चीज़ आ गई है, ठीक है। ये जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कार्यकुशलता मेरे जीन में है या बुद्धिमत्ता मेरे जीन में है, ठीक है, कि या पहलवानी मेरे जीन में, वॉटेवर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीन एक ऐसा आप समझ सकते हो कि माध्यम है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस को लेकर के फ्लोट करता है। उदाहरण के तौर पर हम कई सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि किसी के पिता के घुंघराले बाल हैं तो उसके बच्चे के घुंघराले बाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जीन में ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि फलानवा के घुंघराले बाल हैं, और जब वो फ्लोट कर रहा है मतलब रिप्रोडक्शन के बाद, तो
वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जा रही है कि हाँ जो इनका बच्चा है उनको भी घुंघराले बाल। हालांकि जीन में और भी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बट क्लिक वो करता है जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, अब किसी भी जीन में डीएनए के समस्त जीन का अनुक्रम ही जीनोम कहलाता है। मतलब बहुत सारे जीन हैं, उनका एक अनुक्रम बना दिया, एक सीक्वेंसिंग कर दी, तो इसी को जीनोम या आप सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम कह सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि भारत में एक मिशन जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के हो रहा था, जिसमें 10,000 लोगों का टोटल जीन लेकर के उसका सीक्वेंस बनाना है। तो उसके बारे में अभी हम लोग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। स्टडी ऑफ जीनोम को हम लोग जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बारी फोटो से समझ लेते हैं कि कोई केंद्रक है, केंद्रक के अंदर मैंने बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक द्रव में कुछ ऐसे कीटाणु टाइप की चीज़ें तैर रही हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे कीटाणु तैर रहे हैं। ठीक है, इन कीटाणु में से एक कीटाणु को उठाया जाता है और इसको जब देखते हैं तो कुछ एक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे गुणसूत्र। ये क्या है? गुणसूत्र है। अब इसका भी नाम होता है, जैसे इसको बोलेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, और किसी एक भाग को ऐसे ही आप बोल सकते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में ही नाम है, हिंदी में भी देवनागरी में वैसे ही लिखते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक तरह से क्रोमेटिड्स है। ठीक है, ये दोनों मतलब ऊपर के भी दोनों, ये सब क्रोमेटिड्स बोले जाते हैं। बीच का जो भाग इनको जोड़े रखता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमर। ठीक है, और लास्ट के भाग को बोलते हैं टेलीमर। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस जानकारी के लिए बता दिया गया कि मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई जो सेंट्रोमर है वो गुणसूत्र के सबसे एंड पर होता है, यानी कि किनारे पर होता है, तो कम से कम ये तो पता रहेगा कि सेंट्रोमर मध्य में है, टेलोमर सबसे किनारे है, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो चारों हाथ पर उसके क्रोमेटिड्स बोले जा रहे हैं। इनको अगर पकड़ के खींच दिया जाए, जैसे किसी सूत को खींचते हैं, जो स्वेटर खुलता है, उस तरह से अगर खींच दिया जाएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा। इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। एक किसी बॉल को पकड़ के इसको फर्दर अगर खींच दिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा, तो वहां से आपको ये बेस पेयर वाली डीएनए स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अच्छा, ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो कि 2 हेलिक्स में बटा हुआ है। जैसे मैंने कल एक फोटो बनाया था कि एक पेयर में अलग अलग बेस लगे हुए हैं, ये सब बेस लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि क्षार लगे हुए हैं, और दूसरा वाला जो हिस्सा है इसमें भी डिफरेंट टाइप के क्षार लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं हिस्से को आप स्पाइरल फॉर्म में, यानी कि कुंडलित फॉर्म में इसको ऐंठ दीजिए, तो ये बेस पेयर आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल, जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल किससे जुड़े होते हैं? क्षार युग्मों से जुड़े होते हैं। अब डीएनए में जो क्षार युग्म पाए जाते हैं वो टोटल 4 होते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन जाकर के थायमिन से मिलता है और आपका साइटोसिन ग्वानिन से मिलता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। सेम ऐसा ही आरएनए के साथ भी होता है, बस एक बेस पेयर उसमें अलग होता है। ठीक है, उसमें यूरोसिल होता है, थायमिन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एडेनिन का एडेनिन ही होगा, ग्वानिन का ग्वानिन ही होगा, साइटोसिन का साइटोसिन होगा, लेकिन थायमिन नहीं होगा। यहां पर आपका होता है यूरोसिल या यूरोसिल, कुछ भी दोनों लिखते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ओके, स्पेलिंग यूरासिल होती है। अब चलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम लोग बहुत फोकस्ड होकर के यूपीएससी बेस्ड ही पढ़ेंगे। यूपीपीसीएस के तरीके से मैं आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दूंगा। ठीक है, जबकि आप अगर प्री टाइम बैच लास्ट ईयर लिए होगे यूपीएससी हिंदी का, तो आप देखोगे कि उसमें मोस्टली टॉपिक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। हालांकि वो चीज़ें दोनों में गई थी, बट अभी वो कोर्स सेपरेट नहीं था, इसलिए मैंने यूपीपीसीएस पर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो चलिए जीनोम सीक्वेंसिंग समझ लेते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो हो रही है वो जनवरी 2020 से इंडिया में होना शुरू हुआ है। लगभग 10,000 भारतीयों को चिन्हित किया गया जिनके जीनोम का कलेक्शन करना है और किया जा रहा है। ये काम कंप्लीट हो चुका है, आज की डेट में क्या है, कंप्लीट वर्क है। ठीक,
अच्छा, तो जीनोम का सीक्वेंसिंग किस तरह से कर रहे हैं? तो सेट ऑफ पीपल, बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, कुछ गांव में रहने वाले लोग हैं, कुछ शहरों में रहने वाले लोग हैं, बट मोस्टली फोकस किया जा रहा है ऐसे निरोग लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाए, ठीक है। उनके जीन का कलेक्शन लिया जा रहा है, जीन का कलेक्शन करने के बाद जीनोम की सिक्वेंसिंग की जाएगी, जिसमें यूनिक विविधता का संग्रह करना है कि भाई हर प्राणी अपने आप में यूनिकली डिफरेंट है, जैसे मैं हूं और आप हैं, ठीक है। तो चाहे जितनी भी सिमिलरिटी हम लोग में हो जाए कि हम लोग को सेम स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, सेम खाने पीने में अच्छा लगता है, फिर भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ माइंडसेट में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे रोग से लड़ने की क्षमताओं में, सब में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक यूनिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं जिनकी सीक्वेंसिंग करनी है। जानकारी के लिए बता दूं कि एक केवल सीक्वेंसिंग में, मतलब हम लोग तो 10,000 लोगों का डेटा सीक्वेंस कर रहे हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के सीक्वेंसिंग में लगभग 50 जीबी का डेटा जो है टोटल लगेगा। कितने जीबी का? लगभग 50 जीबी डेटा एक सीक्वेंसिंग में लगने का अनुमान है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर सीक्वेंसिंग की जाएगी, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंसिंग में होगा क्या? यही जो बेस पेयर्स का क्रम होता है कि भाई ADGC इस तरह से लिखा जा रहा है। तो जब सीक्वेंसिंग की जाएगी तो सपोज करिए कि भविष्य में कोई ऐसी बीमारी आई या किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है, तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो कि ये चीजें इस तरह से होनी चाहिए थी, यहां ये प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि कोई गणना है, 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि 1 से 10 तक इसी तरह लिखा जाएगा। कोई बच्चा लिख करके लाता है 1 2 3 4, फिर 8 7 6 5 ऐसा करके कुछ लिख दिया। तो हमें समझ में आ गया ना कि 5 तक या 6 तक तो सारा ठीक जा रहा था वो, या 4 तक सारा ठीक जा रहा था। 5 से उसने गलती की है, 6 5 7 8 9 10 लिखा है। तो ये जो 6 5 हुआ है, 5 6 की जगह, यहां प्रॉब्लम है। यानी कि हम लोग एक रेफरेंस की तरह से यूज करेंगे और किसी भी ऐसी बीमारी को जिसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, सीक्वेंसिंग करने के बाद एक पैरेलल स्टडी से हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। लोक स्वास्थ्य को लेकर ये काफ़ी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है जो सीक्वेंसिंग है, और हेल्दियर नेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये परियोजना जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। तो याद रखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है हमारे वहाँ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और है जनरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो मे भी कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए। जैसे 1 जनवरी 2025 से लेकर के 39 तक के जो बच्चे होंगे उनको जेन बीटा कहा जा रहा है, ठीक है। जेन बीटा मतलब जनरेशन बीटा। रुकिए एक सेकंड, जेन बीटा या जनरेशन बीटा कहा जाएगा। अच्छा, इसके पहले की जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो लगभग 2010 से लेकर के 2024 लास्ट तक की जो जनरेशन है, इसको हम लोग जेन अल्फा या जनरेशन ALPHA अल्फा कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका इससे कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ये चीज़ न्यूज़ में है और अभी मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको इसको बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके पहले जब हम लोग जाएंगे, यानी कि 1995 अराउंड 1995 से लेकर के और 2009 तक की जो जनरेशन है, अगर इसकी बात की जाए तो ये लोग जेन Z बोले जाते हैं, जेन Z या जेन जनरेशन Z, ठीक है। और इसके पहले अगर जाएंगे 15 साल इसके पहले जानते हैं हम लोग, तो 1980 अराउंड से लगभग, या 79 लास्ट से आप इसको लिख सकते हो, 1994 तक की जो जनरेशन हम लोग की आती है, उसको हम लोग जेन Y बोलेंगे, या इसको मिलेनियल्स भी बोलते हैं, मिलेनियल्स, ठीक है। और उसके पहले की जो जनरेशन आती है, यानी कि 1965 अराउंड से 1980 तक की जो मोटी मोटी जनरेशन आती है, इसको हम लोग जनरेशन X बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेन लिखा है वो बोलने के लिए कि जेन ही बोलते हैं, मैं G लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बट एक्चुअल में जेन से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और उसके पहले की जो होती है उसको हम लोग बेबी बूमर्स बोलते हैं, बेबी बूमर्स, यानी कि ये जो दौर है जब परमाणु बम गिरा उसके बाद जितने लोग पैदा हुए, ठीक है, उन लोगों ने, कह सकते हो कि बच्चे पैदा किए ज़्यादा, कंपैरेटिवली फर्टिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है, तो इनको बेबी बूमर्स बोला जाता है। और अमूमन आप देखोगे कि इस बीच में पैदा जितने लोग भी हुए उनके घर में अमूमन 3 से 4 बच्चे ही होंगे सबके,
ठीक है। तो बेबी बूमर्स, उसके पहले को साइलेंट जनरेशन बोलते हैं और अलग अलग नाम है। तो एक मोटी मोटा मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है वो जेन बीटा आने वाली है। कहीं आप एसए में या जीएस पेपर्स के लिखने के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और आरएनए सिंपल सी बात है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो पहले फुल फॉर्म देख लिया हम लोगों ने। डीएनए में 4 बेस पेयर्स होते हैं। मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि 4 बेस पेयर्स यानी कि 4 क्षार युग्म जो होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है, ठीक है। और वहीं जब आरएनए की बात करते हैं तो 4 बेस पेयर इसमें भी होते हैं। एक बार फिर से मैंने डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पर दिखाया और किस तरह से बेस पेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं ये भी दिखा दिया हूँ। कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं है मेरे पास, आप लोग पॉज करके कोई एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो इसकी। तो ये एडेनिन होता है, बस यूरेसिल आ जाता है यहाँ पर, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है, ठीक। ये चारों बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं और इनका काम क्या होता है, डिफरेंट इनके काम है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पाए जाते हैं सेल के न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं, जो कोशिका का केंद्रक है उसके अंदर। और दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपका ऊर्जा घर। किसी भी सेल का एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक बारी इस वाले फोटो में भी देख सकते हो कि ये जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप इसको मतलब जूम करके देखोगे तो इसमें क्रिस्टी दिखाई देगी, छोटी छोटी टेढ़ी सी जो संरचना है उनको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। वहीं आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो आरएनए पाए जाते हैं कोशिका द्रव में, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। ये चीज याद रखना है कि डीएनए कहाँ पाया जा रहा था, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर, बेसिकली इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, यानी कि केंद्रक द्रव में। और ये कहाँ पाया जा रहा है? कोशिका द्रव में। फिर से समझिए बातों को। जैसे ये कोशिका है, कोशिका का ये द्रव है, यहां पर पाया जाएगा आरएनए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक केंद्रक है और इसके अंदर आपका क्या पाया जाएगा? डीएनए, ठीक। दूसरा डीएनए कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा कहाँ कहाँ आरएनए पाया जाएगा? आरएनए पर फोकस करते हैं फिर से एक बार। तो आरएनए पाया जाएगा इसके अलावा न्यूक्लियस में, केंद्रक के अंदर ये भी पाया जाएगा, और राइबोसोम में, ठीक है। तो राइबोसोम में भी आरएनए पाया जाता है, ये बात याद रखनी है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन अगर करनी होगी तो इन्हीं सारे पॉइंट्स में करेगा, क्योंकि सबको पता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है। चलिए, फिर डीएनए की बात आती है तो डीएनए रिप्लिकेट करता है खुद को, यानी कि अपनी प्रतिकृति या प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है ना। मतलब अपने ही जैसा, डीएनए अपने ही जैसा बनाता है, ठीक है। तो रिप्लिकेट करता है। और ये आरएनए क्या होता है? सिंथेसाइज करता है डीएनए में, ठीक है। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब उसी के एप्लीकेशन पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है स्टेम सेल, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है स्टेम सेल के ऊपर, तो चलिए देख लेते हैं स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल को हिंदी में भी स्टेम सेल ही लिखते हैं। अब स्टेम सेल जो है, कभी कभी इसको हम लोग मूल कोशिका भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली जादू सेल है। क्या है? जादू है। ये कुछ भी बन सकता है, ठीक। इसीलिए स्टेम सेल का मॉडर्न डे ऑफ मेडिसिन या फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर प्रश्न एक लिख के रखा है कि क्या ज़रूरत है रे भावा, स्टेम सेल की क्या ज़रूरत है? तो स्टेम सेल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जिसको मतलब ऐसे सोच में भी आप नहीं सोच सकते कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑटिज्म की कहानी को लेकर के, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टेम सेल का क्या क्या काम है। ऐसे समझिए कि स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिका, जो कि अविभेदित कोशिका है, यानी कि उनमें डिफरेंस नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करिए कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक जाइगोट बनता है, यानी कि फीमेल के ओवम से और मेल का स्पर्म मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं।
ये जाइगोट फॉर्मेशन को आप आंसर करिए अपने मन में कि क्या ये पता है कि मुझे सर बनना है, कि पेट बनना है, कि पैर बनना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना है, हार्ट बनना है या लीवर बनना है। नहीं, जाइगोट को ये पता ही नहीं है कि उसको क्या बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मूल कोशिका है और उसी मूल कोशिका से आगे चल करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनेंगे, यानी कि उस कोशिका के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी बन सकता है। समझ में आया? तो वो कुछ भी बन सकता है, इसीलिए स्टेम सेल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला स्टेज ये हो गया कि जबकि वो जाइगोटिक फॉर्म में होगा तो जाइगोटिक स्टेम सेल। अभी आगे हम इस चीज़ों को सबको अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और जाइगोटिक सेल्स, अभी अलग अलग सबका नाम हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो जाइगोट के फॉर्म में था तो कुछ भी बन सकता था। ठीक है, जाइगोट से धीरे धीरे वो क्या हुआ कि बच्चे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बच्चे का जो है ऑपरेशन हुआ मदर का, या नेचुरल डिलीवरी जिस तरह से भी हुआ, बच्चा निकाला गया। तो बच्चे को देखा गया कि बच्चे के एक क्या बोलते हैं कि एक नाल जुड़ी हुई है उसके नेवल पॉइंट आउट से, यानी कि नाभि से, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो गर्भनाल जुड़ी हुई है या अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है? तो उसका दो पर्पस है। एक तो मदर से जुड़ी रहती है, पहला तो ये हुआ। दूसरा कि जितना भी खाना पानी दाना उसको मिल रहा है, ब्लड वड जो भी मिला आज तक, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही मिला। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान का काम कर रही है। किसके लिए? बच्चे के लिए। जुड़ी किससे है? बच्चे के ही नाल से, मतलब नेवल पॉइंट से जुड़ी है। इसको काटा जाता है। तो अब समझिए कि अभी कुछ सालों में जब रिसर्चेस हुए तो लोग अपने बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करवा रहे हैं। क्यों स्टोर करवा रहे हैं? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड ही सब कुछ प्रोवाइड कर रही है बच्चे को, जिससे बच्चे की ग्रोथ हो रही है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड दूसरा भगवान हुआ जो कि कुछ भी बन सकता है। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स हैं और वो स्टेम सेल्स भी कुछ भी बन सकती हैं। क्या नहीं बन सकती, इसी पर प्रश्न पूछता है। तो वो कभी भी प्लेसेंटा नहीं बन सकती। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कभी भी प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकती हैं। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पाया जाने वाला जो स्टेम सेल है वो कभी प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है? तो हार्ट की कोशिकाएं बना सकता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं बना सकता है, तो लीवर की कोशिकाएं बना सकता है, हाथ पैर कुछ भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं बना सकता, इस पर प्रश्न पूछता है, तो प्लेसेंटा नहीं बना सकता। ठीक है, फिर बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक बहुत इंफॉर्मेटिव बात ये और बता रहा हूं कि हमारी छोटी आंत के अंदर जो उसकी इनर लाइनिंग है, यानी कि अंदर वाली जो लाइनिंग है, वो हर 4 दिन में रिप्लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी स्टेम सेल है। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट के पास एक अपनी स्टेम सेल होती है, जिसको हम लोग, तो वो स्टेम सेल जो है वो कभी कभी मल्टीपोटेंट हो सकती है, मतलब अलग अलग चीज़ों में बदल सकती है, लेकिन वो कोई स्पेसिफाई सेल नहीं बना सकती हमारी बॉडी में जो पाई जाती है। जैसे सपोज करिए कि कोई फैट टिश्यू के अंदर हम लोग के पाया जा रहा है, एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर करती है, एडिपोज नाम होता है उसका। तो एडिपोज टिश्यू में जो स्टेम सेल पाई जा रही है, वो क्या पता कि आपके घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम है और वहां पर इंजेक्ट कराई गई उस तरह की स्टेम सेल, तो थोड़ा बहुत आपके कार्टिलेज वर्टिलेज में थोड़ा सा हेल्प कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरह से उसको ठीक कर देगा। ठीक है, कुछ स्तर तक ठीक करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज में क्यों नहीं है? अभी धीरे धीरे इस पर रिसर्च क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से, यानी कि गर्भनाल वाली जो कार्ड होती है, जो नली होती है, उससे स्टेम सेल लेके आपने कोई ऑर्गन जनरेट कर दिया तो आने वाली 3 पीढ़ी के बाद उसका क्या प्रभाव होगा शरीर पर। ठीक है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए ये रिसर्च का फील्ड है। लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे किसी भी टाइप का कैंसर हो गया, बेसिकली ल्यूकीमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये बहुत कारगर टेक्निक जो है अभी तक साबित हो रही है। अब एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी, ऑटिज्म की कहानी सुनी। मैंने ये सुना कि देखिए अमेरिका में, क्योंकि हमारे वहाँ तो इस तरह बीमारी के ऊपर रिसर्चेस होते नहीं हैं, तो अमेरिका में क्या हुआ कि एक दौर था आज के करीबन 6-7 साल पहले कि 160-70 बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा मिलता था जिसको ऑटिज्म की शिकायत थी। ठीक है, एक ऑटिज्म एक मानसिक विकार होता है जिसमें मस्तिष्क थोड़ा विशेष तरह से कम काम करता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में 2024 में उसी रिसर्च के हवाले से मैं ये खबर दे रहा हूँ कि लगभग 36 से 40 बच्चों में एक बच्चा आने वाले समय में शिकार होने लगा है। ठीक है, तो 160 बच्चे में पहले एक बच्चा हो रहा था, 170 बच्चे में हो रहा था, अभी आने वाले समय में 36-37 बच्चों में एक बच्चा हो जाएगा। ऑटिज्म कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका इलाज करने के लिए लोग सोच रहे हैं कि जो स्टेम सेल थेरेपी है उसको दिया जाए। होता क्या है स्टेम सेल से?
तो देखिए क्या क्या होता है। पहली चीज़ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पहले तो स्टेम सेल जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है, यानी कि खुद का गुणन करती है, गुणन कर रही है, एक सेकेंड, खुद का गुणन कर रही है और प्रतिलिपि बना रही है। किसकी प्रतिलिपि बना रही है? तो स्टेम सेल खुद की प्रतिलिपि बना रही है। जैसे कहीं का स्टेम सेल लिया गया आपके बॉडी का, और मान लीजिए घुटने में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चलने में दिक्कत है, या रिप्लेसमेंट की बात आ रही है, आप नहीं कराना चाह रहे हो, स्टेम सेल थेरेपी देने की बात सोची गई, आपके घुटने में वो चीज़ें इंजेक्ट कर दी गई, तो सबसे पहले प्रतिलिपि बनाएगा स्टेम सेल गुणन के द्वारा। दूसरा क्या करेगा? पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करेगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक केमिकल यूज करेगा, रासायनिक द्रव रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी लाएंगे आपके अंदर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करेगा। जैसे आपको पता होगा डोपामिन जो है वो पॉजिटिव केमिकल है। जब भी हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में, हमें खुशी मिलती है, तो रासायनिक द्रव डोपामिन टाइप का कुछ रिलीज करेगा ये। तीसरी चीज है कि उसके अंदर एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जब भी आप स्टेम सेल को कहीं पर इंजेक्ट करते हो। एंजियोजेनेसिस क्या होती है? कि जो भी फ्रेश ब्लड है, यानी कि ताज़ा रक्त है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सपोज करिए कि आपकी अस्थि मज्जा में नए रक्त बन रहे हैं, आपने घुटने में डाला हुआ है, तो वो मोस्टली अपनी ओर जो है नए रक्त को एक आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा क्वालिटी हो गया। चौथा है इन्फ्लेमेशन को रोकेगा। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या हो गया? सूजन हो गया। इन्फ्लेमेशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दर्द के कारण परेशानी हो रही है, वो हो गया, या अन्य किसी तरह की चीज़ों को भी इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में ही डालते हैं, तो इन्फ्लेमेशन किसी भी तरह का कम करेगा, ठीक है। फिर आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देगा, यानी कि जो आपका प्रतिरोधकता है उसको भी क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक। तो आपने देखा कि स्टेम सेल कितना कारगर है, मतलब वो जादू चीज है। आपने स्टेम सेल पैर में परेशानी के कारण इंजेक्ट करवाया कि स्टेम सेल थेरेपी लेते हैं, और वो स्टेम सेल कितने तरह से काम कर रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। क्या इसका ज़्यादा यूज़ है कि चलिए हर व्यक्ति का स्टेम सेल हर व्यक्ति में यूज़ होगा? केवल यहाँ तक चीज़ें लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। स्टेम सेल दूसरे के में भी यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज करिए किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्टेम सेल आपको मिल गया, तो कुछ उसमें चेंजेस करके वो किसी और व्यक्ति के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि जाइगोट को क्या पता है कि उससे कोई काला बनने वाला है कि कोई गोरा बनने वाला है, उसके अंदर तो सारे डेटा हैं। बस जो डेटा धीरे धीरे हावी होता जाएगा उस तरीके का वो मानव बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि गोरा बनाने वाला डेटा भी उसी के अंदर है, मजबूत बनाने वाला डेटा भी उसी के अंदर है, घुंघराले बाल वाला भी डेटा उसी के अंदर है, सफ़ेद बाल वाले भी, काले बाल वाले भी, हर तरह का डेटा उसके अंदर है। बस जो फीचर्स डोमिनेट होते हैं उस तरह का व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। तो अपना स्टेम सेल खुद ही यूज़ होगा तो उसको बोलते हैं ऑटोलॉगस, और अपना स्टेम सेल दूसरे को यूज़ होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा तो इसको बोल दिया ऑटोलॉगस। दूसरा क्या है? एलोजेनिक है। एलोजेनिक मतलब क्या होता है? एलोजेनिक मतलब होता है कि दूसरे का आइटम है, यानी कि स्टेम सेल किसी और की है और किसी और में ले जाकर के यूज कर रहे हैं, तो हो गया एलोजेनिक। अब देखिए समझना क्या है इसमें। बेसिकली ऑटोलॉगस और एलोजेनिक चीजें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाना है, तो ऑटोलॉगस मतलब होता है कि आपका ही रक्त है, उसको रिफाइन करके आप ही को चढ़ा दिया गया, ठीक है। एलोजेनिक का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति का, किसी कंफर्टेबल डोनर का रक्त लाया गया, कोई दाता है उसका रक्त लाया गया और आपको चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप भी बी पॉजिटिव हैं और वो भी बी पॉजिटिव है, तो उसका रक्त आपको कंफर्टेबल है, आप तो चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब यही कारण है, एलोजेनिक के कारण ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो गर्भनाल है, उसको सेव करने की बात, रखने की बात जो है अब सामने आने लगी है कि ठीक है हमारे खुद के बच्चे का तो इलाज करेगा ही करेगा, और आगे चल करके अगर किसी को मदद पड़ती है तो हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो खरीदना भी शुरू कर दी हैं कि कोई व्यक्ति है जो खुद नहीं सेव करना चाह रहा है तो उसको पैसा दे करके उसके अम्बिलिकल कॉर्ड खरीदे जा रहे हैं कि चलो ठीक है $500 ले लो, $1000 ले लो और अपना अम्बिलिकल कॉर्ड हमको दे दो, हम उसको सेव कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो मेडिसिनल हेल्प के लिए फिर किसी दूसरी कंपनी को बेचेगी और उससे हजारों लोगों का इलाज होगा, बेसिकली वो लोग पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो करता क्या है, काम क्या करता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड सेव करने पर या फिर इस तरह के स्टेम सेल सेव करने पर? जो ऑर्गन डोनर्स हैं उनको ढूंढना कम करता है। कैसे? सपोज करिए कोई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा है कि ऐसा किसी व्यक्ति का लीवर मिल जाए
कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा लूँ, ठीक है। लेकिन उसको कोई व्यक्ति अप्रोप्रिएट मिल नहीं रहा है और उसके घर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं स्वस्थ है जो उसको लीवर दे पाए, ठीक है। तो अब ये परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेम सेल कहीं सेव पड़ी हुई है, किसी के अम्बिलिकल कॉर्ड सेव पड़ी हुई है, तो वहाँ पर वो एक बार चांसेस बन सकते हैं कि पैसे खर्चा करो और आपके लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए हम स्टेम सेल प्रोवाइड कर देते हैं। ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं होगा, लेकिन आपको हेल्दी स्टेम सेल्स देंगे, जिससे कि आपका लीवर क्या हो जाएगा, फिर से ग्रो कर जाएगा और डेड सेल्स जो है वो वहाँ पर उसको पूरी तरह से मरम्मत कर दी जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गन डोनर्स को ढूंढना कम करता है ये जो आपका तरीका है ये, ठीक है। अब समझ लेते हैं जो यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है वो किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं कि एक बार प्रश्न पूछा, उसी पर बेस्ड कुछ थ्योरीज हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए देखिए, 3 तरह की स्टेम सेल मैं आपको बता रहा हूं। पहला है जाइगोटिक सेल, कि जब भ्रूण के रूप में कोई सेल है उसको जाइगोटिक सेल बोलेंगे, और साइंटिफिक नाम है टोटीपोटेंट, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, टोटीपोटेंट नाम है इसका। टोटीपोटेंट क्या है, ये कुछ भी बन सकता है, मतलब आयरन मैन बन जाएगा ये, समझ रहे हैं। तो ये कुछ भी बन सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो एथिकल यूज इश्यूज के कारण इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों जाइगोटिक सेल्स को यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब जाइगोट है तो जाइगोट में खुद ही बहुत कम सेल्स हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर आप एक सेल निकालने की कोशिश करोगे या सेल्स निकालने की कोशिश करोगे तो बेसिकली आप उस भ्रूण को, जो कल चल के कोई बेबी बन सकता था, आप उसको क्या कर रहे हो, मार रहे हो। तो कहीं ना कहीं एथिकल इश्यूज के कारण, नैतिक जिम्मेदारी के कारण क्या किया जा रहा है, इसको टोटीपोटेंट या जाइगोटिक सेल्स को नहीं यूज किया जाता है एज ए स्टेम सेल। लेकिन ये बन कुछ भी सकता है, समझ में आ रहा है। आगे आने वाले भविष्य में सारा एथिक्स जब ताक पे रख दिया जाएगा तो शायद जाइगोटिक सेल्स का यूज किया जाएगा। दूसरा क्या है, इससे जब बढ़ता है, यानी कि जाइगोट फॉर्म से जब आगे बढ़ा तो उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है। तो साइंटिफिक नाम है प्लूरीपोटेंट सेल, जिसको कभी कभी ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। प्लूरीपोटेंट, ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियोनिक कोई भी आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकता है। जनरल नाम होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी ठीक ठीक यही है, बस इससे क्या नहीं बन सकता है, तो इससे हम लोग का, मैंने क्या बताया कि बस प्लेसेंटा नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अडल्ट स्टेम सेल, जिसको मल्टीपोटेंट कहते हैं। नाम याद रखिएगा, मल्टीपोटेंट, जैसे त्वचा हो गया, आंत में हो गया, ठीक है, या हमारे एडिपोज टिश्यू में हो गया। एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट, जो फैट रखते हैं, वसा रखते हैं, उन टिश्यूज में पाया जाता है। तो मल्टीपोटेंट क्या है, नाम ही मल्टीपोटेंट है, ना ये टोटीपोटेंट है और ना ही ये प्लूरीपोटेंट है, यानी कि कुछ भी नहीं बन सकता। तो मल्टीपोटेंट है तो कहीं त्वचा बना सकती है, कहीं घुटने में यूज कर ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेन में यूज कर लिया, हार्ट में यूज कर लिया, किसी स्पेशल ऑर्गन में यूज नहीं कर पाओगे। स्किन टू स्किन कहीं भी यूज कर लोगे, कि हाथ से निकाला है, पैर में यूज कर लिया है, लेकिन अन्य कोई यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार स्टेम सेल की टोटल थ्योरी थी। क्या है फ्यूचर में यूसेज, इसको भी देख लेते हैं स्टेम सेल का। स्टेम सेल थेरेपी क्या है, तो स्टेम सेल थेरेपी आप मोटी मोटा समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई हम लोग एक ऐसा जुगाड़ करने वाले हैं स्टेम सेल थेरेपी में कि किसी भी अंग के फेलियर की स्थिति में स्टेम सेल को मेडिसिनल पर्पस से यूज किया जाता है, किया जा सकता है, केवल एथिकल कंसर्न को ध्यान में रखकर, यानी कि टोटीपोटेंट सेल्स का यूज नहीं करेंगे स्टेम सेल के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब यूपीएससी 2020, 2012 और 2002 तीनों में ही प्रश्न आए हैं। प्रश्न अगर आप देखेंगे तो
आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बारी जा करके प्रश्न जरूर देखिएगा 2002 का, 2012 और 2020 का, ठीक है। आगे देखते हैं। एक टॉपिक अभी जो कुछ न्यूज़ में रहा उसको भी हम लोग कवर यहाँ पर कर लेते हैं। क्या आया है? HHGE यानी कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, ठीक है। क्या है, इस टॉपिक को समझते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। स्टेम सेल के साथ मैं इसको क्यों रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि एथिकल इश्यूज के कारण टोटीपोटेंट को नहीं यूज़ करेंगे, फलानी चीज़ें, और अभी इसका भविष्य जो है 2, 4, 5, 10 साल बाद ही आएगा। हाँ, तो क्या हुआ इसमें? साउथ अफ्रीका पहला देश बन गया है आपके हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को लेकर के। मुद्दा समझेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा कि क्या बातें मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या हुआ है कि मेडिकल रिसर्च फील्ड में एथिकल गाइडलाइन आ गई है, ठीक है। WHO भी एक गाइडलाइन दे, तो उसके अलावा WHO के जो गाइडलाइंस हैं उसके आगे ये लोग थोड़ा सा और छूट देते हुए एक नई गाइडलाइन ले आए हैं जो कि मेडिकल रिसर्च फील्ड में दिए हैं। इन्होंने क्या दिया है कि ये लोग कहें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और आनुवांशिक रूप से संशोधित संतान उत्पन्न करिए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इस सब की एथिकली रोक लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहो कि मेरा बच्चा महाबली खली पैदा हो जाए तो आप खुद से पैदा कर सकते हो। कैसे पैदा कर सकते हो? तो आनुवांशिक चेंजेस करा करके, यानी कि जेनेटिक चेंज करा दोगे, वो एथिकल है साउथ अफ्रीका में, और बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ के सारे बच्चे AB डिविलियर्स होंगे। अब सोचिए 11 बच्चे AB डिविलियर्स हैं तो अच्छा खेलेंगे ना। AB डिविलियर्स एक व्यक्ति है जो कि क्रिकेट इतिहास में या क्रिकेट के उसमें बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ठीक है। कभी आप देख लीजिएगा, 360 डिग्री, उसको मिस्टर 360 बोलते हैं, हर ओर छक्का मारता है। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिनको जैसे नहीं पता होगा, ठीक है। तो तकनीक का उपयोग करता है और आनुवांशिक रूप से संशोधित संतान उत्पन्न करने की यहाँ पर अनुमति मिल गई है। क्या कर रहे हैं लोग? सोमैटिक सेल एडिटिंग करेंगे और HHGG यहाँ पर हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जर्म लाइन कोशिकाओं, शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण किसी में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो देखिए है क्या कि कुछ मात्रा में, या आप कह सकते हो फसलों में चेंजेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक चेंजेस करने के लिए वो GM क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसकी अनुमति मिली है। जैसे हम लोग BT ब्रिंजल यूज़ करते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर यूज़ करते हैं, अभी अमरूद बड़ा आ रहा है, उसका भी कोई नाम होगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस तो अलाउड है, लेकिन ह्यूमन जीनोम पर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है। बट साउथ अफ्रीका वो कंट्री बन गया है जिसने कहा है कि हम लोग सोमैटिक सेल में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी के शुक्राणु में एडिटिंग कर दिया, किसी के जर्म लाइन कोशिका में कर दिया, किसी के एम्ब्रियो भ्रूण में कर दिया, किसी के ओवम में कर दिया, अंडाणु में कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से डिज़ाइनर बेबी पैदा कर रहा है। डिज़ाइनर बेबी का यही कंसेप्ट था कि अगर बच्चे में कोई कमी है या कमी होने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो उस चीज़ों को जेनेटिकली हम लोग मॉडिफाई कर दें, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? तो ZFN यूज़ करेंगे, टैलन यूज़ करेंगे, Cas9 यूज़ करेंगे, सब यूज़ करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अभी हम लोग कैस्पर, Cas9 ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये एडिटिंग टूल है, बस ऐसे समझ लो कि ZFN, टैलन और Cas9 एडिटिंग टूल है। कहीं अगर आपको मिल गया कि ZFN तथा Cas9 एडिटिंग टूल है जबकि टैलन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये तीनों ही एडिटिंग टूल है। एडिट करने के अलग अलग तरीके हैं। चुनौती क्या आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि कितनी पीढ़ियों तक ये परिणाम परिलक्षित होंगे, ये आइडिया नहीं है। कि अभी आपने किसी बच्चे में चेंजेस कर दिए कि फलाना बच्चा जो है इस तरीके का होगा, आपने कोई भी एक डिमांड कर ली और वो चेंजेस करा दिए, ठीक। तो उसकी कितनी पीढ़ी तक जो रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हो रही हैं, कितने वंश उसके उसी तरह से पैदा होंगे, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है। कहीं धीरे धीरे वो कुछ अजूबा ना बन जाए, सींग विंग ना निकल जाए उसके सर पे। फिर है सामाजिक विविधता को बढ़ावा दे रहा है डिज़ाइनर बेबी पैदा करके, कि आप चाह रहे हो कि मेरा बच्चा खूबसूरत भी हो, ठीक है, मेरा बच्चे का बाल भी काला हो या जो कलर मांग रहे हो, गोरा हो, ठीक है, मेरे बच्चे के हर अंग अनुपातिक हो, अच्छे हो, ठीक है, और भी जो जो क्वालिटीज़ आप मांग सकते हो, सॉफ्ट बोले, बड़ी आंखें हो, नाक पतली हो, वॉटेवर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप डिमांड कर रहे हो, तो होगा क्या कि अगल बगल या कॉलोनी के बाकी लोगों के पास भी जो बच्चे होंगे वो आपके बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और आप ही का देखा देखी भाई साउथ अफ्रीका वाले इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कर लिए कि कोरियन ड्रामा पीछे हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर सामाजिक विविधता को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। अतुल सुभाष का केस आपने सुना होगा, उनकी पत्नी कहती थी कि तुम जा करके कोरियन ड्रामा वाले लड़का बन जाओ, तो अतुल सुभाष के लिए, बेचारे के लिए थोड़ा टफ था ये चीज़ें।
तो इस तरह की सामाजिक विविधता को बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलेगा, मेंटल प्रेशर आएगा लड़कों पे लड़कियों पे इनडिफरेंटली, मतलब सब पे आएगा। फिर मानव गरिमा के खिलाफ है कि आप अब बच्चा भी पैदा कर रहे हो तो जैसे खिलौना खरीदते हो उस तरह का काम कर रहे हो कि भाई वो फलाना खिलौना चाहिए पैसा फेंक के या ज़्यादा पैसा फेंक के वो वाला चाहिए, ठीक है। तो महाबली खली सबके घर में हो रहे हैं। क्या है, एक है ओविएडो कन्वेंशन। ओविएडो कन्वेंशन क्या है, इस कन्वेंशन को कई यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनाया है जो कि मानव भ्रूण सृजन पर रोक लगाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ओविएडो कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये यूरोपीय राष्ट्रों में मानव भ्रूण सृजन पर रोक लगाने से रिलेटेड है। तो आज के टॉपिक ने हम ने कुछ थोड़ा सा देखा कि कैसे कैसे क्या सिलेबस पढ़ना है, फिर हमने स्टेम सेल के बारे में देखने की कोशिश की और मैंने आपको बताया कि 3 वर्षों के प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं और स्टेम सेल की जो बेसिक जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस्पर टेक्निक पढ़ेंगे, Cas9 प्रोटीन के बारे में जानेंगे जिसको आणविक कैची कहते हैं, किस तरह से एडिटिंग की जाती है, जीन एडिटिंग, और किस तरह से जीन एडिटिंग टूल का यूज़ किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।